स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। घर पे कोरोना से बच के रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा घर से। घर पे केवल पढ़ाई कीजिए। एग्जाम्स जल्दी ही आपके अनाउंस होने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे रहकर पढ़ाई करते रहेंगे कंटिन्यूसली। फाइन, तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है बायोकेमिस्ट्री का, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और हमने लास्ट बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल पढ़ लिया था। आज इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या ट्रिपल पी से। ठीक है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है एक्चुअली। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है ये एक अल्टरनेट रूट है। किस चीज का अल्टरनेटिव रूट है? अल्टरनेट मतलब एक वैकल्पिक रास्ता है ना, ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, एक तो ये हो गया क्रेब साइकिल, ग्लाइकोजन, ये सारी चीजें मैंने जैसे कि दिखा दिया था आपको, ग्लाइकोलिसिस के द्वारा होता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो दूसरा रास्ता है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, उसी तरीके से जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है वो भी कई तरीकों से हो सकता है, कई प्रोसेसेस से हो सकता है। तो पहला प्रोसेस तो ग्लाइकोलिसिस हो गया। सेकंड प्रोसेस जो है ये है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक, अब ये कहाँ पर होता है? साइटोसॉल में। कहाँ पर है? साइटोसॉल में। ठीक, यानी कि साइटोसॉल वो जगह है जहां पर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या ट्रिपल पी हैपन होता है, मतलब वहां प्रोसेस कंप्लीट होता है। थर्ड पॉइंट है कि सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस अकर इन 2 phases। अब ये जो पूरा प्रोसेस है आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का, ये एक्चुअली 2 phases में कंप्लीट होता है, 2 पार्ट्स में या 2 स्टेप्स में या 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहला है ऑक्सीडेटिव, ठीक है, ऑक्सीडेटिव नॉन रिवर्सिबल फेज। इसका मतलब ऑक्सीडेटिव का मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ विद ऑक्सीजन, ठीक है, O2, और उसके साथ साथ नॉन रिवर्सिबल फेज है। नॉन रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि जो चीज एक बार बन गई, ठीक है, जैसे दूध से दही बन गया, तो अब दही वापस दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकता, यानी कि रिवर्स में नहीं जा सकते। ठीक, तो इस प्रोसेस में हमें क्या मिलता है? NADPH। ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई हमारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की, उसके बाद ये नॉन रिवर्सिबल फेज होता है या नॉन रिवर्सिबल स्टेज है, और इसमें हमें क्या मिलता है? NADPH। ठीक, दूसरा जो है हमारा नॉन ऑक्सीडेटिव, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव था और ये है नॉन ऑक्सीडेटिव लेकिन रिवर्सिबल है। ठीक, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं होगी, इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन क्या है? रिवर्सिबल है। जैसे पानी हमने फ्रिज में रख दिया, वो जम गया, बर्फ बन गया, और जब पानी को मतलब जमी बर्फ को हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया, तो क्या होता है? वो वापस पानी में बदल जाता है, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में भी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर्म्स राइबोज प्रिकर्सर्स फॉर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। तो जो हमारा न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस है, या एक तरीके से कहना चाहिए न्यूक्लियोटाइड्स के बनने का प्रोसेस है, उसके लिए राइबोज शुगर जो होती है उसका निर्माण करता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड्स कौन से होते हैं? आरएनए डीएनए में आपको ध्यान होगा, आपने पढ़े होंगे न्यूक्लियोटाइड्स, खासतौर से आरएनए में। तो उसके लिए जो राइबोज शुगर है आरएनए के लिए, उसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि वो बनते हैं कहाँ पे? इस प्रोसेस के द्वारा। कौन सा प्रोसेस है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ट्रिपल पी। तो इसका मतलब यह है कि आरएनए के फॉर्मेशन में ट्रिपल पी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए, इस होता क्या क्या है, कैसे स्टेज बाय स्टेज स्टेप बाय स्टेप होता है, ये देखते हैं यहाँ पे।
तो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, NADP जो है वो रिएक्शन करता है हाइड्रोजन से, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, NADPH हमें मिल जाता है। लेकिन अब ये रिएक्शन जो है इसके लिए जो क्या कहते हैं आपका ये वाला कैटलिस्ट है, वो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आप ये देखें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कि हमारा इनिशियल जो हमारा जहाँ से रिएक्शन से स्टार्ट हो रही है उसका नाम भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, लेकिन ये है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन को ब्रेक करा जा रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन को निकाला जा रहा है, अलग किया जा रहा है। ये हो रहा है ना, हाइड्रोजन इसमें से अलग, ठीक। तो अब इस एंजाइम की प्रेजेंस में जो है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो जो है आगे बन जाता है 6 फॉस्फोग्लूको 1,5 लैक्टोन, ठीक है। यहाँ ये कन्वर्जन हो गया। अब रिएक्शन फिर आगे चलती है, क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है। अब इसके लिए नेक्स्ट स्टेज के लिए एंजाइम जो है वो है हमारा ग्लूकोनो लैक्टोनेज, ग्लूकोनोलैक्टोनेज, ठीक है। इस एंजाइम के कारण, प्रेजेंस के कारण या इस एंजाइम की उपस्थिति के कारण हमारा 6 फॉस्फोग्लूकोनो 1,5 लैक्टोन जो है वो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब ये क्या हुआ, इसमें से 1,5 लैक्टोन हट गए, ठीक है। और जो है रिएक्शन फिर आगे चलती है, क्यों, क्योंकि ये भी स्टेबल में नहीं मिल पाता है कंपाउंड, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब दोबारा से NADP जो है वो NADPH में कन्वर्ट हो रहा है, यानी डिहाइड्रोजन, जैसे यहाँ डिहाइड्रोजनेज था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का जो आयन है वो इसमें से अलग हो रहा है, निकल रहा है, या एक तरीके से कहना चाहिए हाइड्रोजन निकल रही है। तो जो हमारा ये केमिकल या एक तरीके से कंपाउंड हमें मिला है, तो उसी के नाम से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम हमें मिल जाता है, प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये जो है अब हमें मिल गया राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है वो एक सेमी स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए तो एग्जिस्ट कर पाता है, लेकिन फिर उसके बाद रिएक्शन आगे चलने लगती है। अब रिएक्शन क्या है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो बनाता है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, और दूसरा बनता है राइबोज 5 फॉस्फेट, ठीक। दोनों ही 5 फॉस्फेट हैं, बस जाइलुलोज है और इधर है राइबोज। जो जाइलुलोज है वो उसके लिए जो एंजाइम की प्रेजेंस है या कैटलिस्ट की प्रेजेंस है वो है राइबोलोज 5 फॉस्फेट 3 एपिमेरेज, ठीक। अब ये जब दोनों हमें मिल जाते हैं, तो ये दोनों अलग अलग बने हैं, अलग अलग जगह पर हैं। अब क्या होता है, इन दोनों कंपाउंड्स को आपस में ही रिएक्ट किया जाता है ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक। तब क्या होता है, अब ये दो हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, साइडोहेक्टिलोज 7 फॉस्फेट और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है जी। तो अब ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं, ये दो अलग अलग तरीके से आगे बढ़ते हैं। एक तो ये कि दोनों कंबाइन होके अगर आगे बढ़ते हैं ट्रांसल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो बनता है एरिथ्रोलेज 4 फॉस्फेट और उसके साथ साथ बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। लेकिन अगर ट्रायोज फॉस्फेट
आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस मिल जाती है इन्हें, तो बन जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ट्रांस सेल्डोलेज के प्रेजेंस में एरिथ्रोलेज फॉस्फेट, और दूसरा यहाँ पे ही साथ साथ मिला फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। लेकिन अगर ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम मिल जाता है, तब बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब पहले इसे देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर ट्रांसकीटोलेज एंजाइम मिलता है, ठीक है, तो ये बन जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक, यानी कि यहाँ जो है ये डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ से एक एरो ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट से एक एरो आ रहा है यहाँ, यानी कि अगर ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट को हम ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंस दे दें, ठीक है, डायरेक्टली, मतलब यहाँ जो ये रिएक्शन है, मतलब इन दोनों को अलग अलग मतलब कंबाइन करके ना बढ़ते हैं, केवल ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट को ट्रांसकीटोलेज दे देते हैं, तो डायरेक्टली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। जबकि अगर ये इस रास्ते से आते हैं तो हमारा जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था, इसको एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस मिल जाती है। ठीक है, और इधर से ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिल जाता है। ठीक, तो दोनों मिलकर एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में अगेन क्या बनाते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो यानी कि आए किसी भी रास्ते से मिलेगा हमें क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक, तो एक तरीके से ये देखा जाए तो यहाँ पर हमें डबल बेनिफिट हो रहा है। हम एक ही मॉलिक्यूल से आगे बढ़े हैं, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, और हमें लास्ट में क्या मिल रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, दोनों तरीकों से डबल। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट आती है वो आती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है? द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स। ठीक, यानी कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स हैं, यानी कि जिन कंपाउंड्स में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, उनसे जो है ग्लूकोज का निर्माण करना, उनसे ग्लूकोज का निर्माण, फॉर्मेशन करना जो है क्या कहलाता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। मेजर सबस्ट्रेट ऑफ प्रिकर्सर्स। अब ये कौन कौन से होते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स? ये होते हैं लैक्टेट्स, ये होते हैं पायरुवेट्स, ये होते हैं ग्लूकोजेनिक एसिड्स, ये होते हैं अमीनो एसिड्स, ये होते हैं प्रोपियोनेट और ग्लाइसेरॉल्स। ठीक है, तो यानी कि इतने तरीके के 2 और 4 6 तरीके के जो हमारे नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स हैं, इनसे हम ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं। जबकि ये क्योंकि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए यहाँ पर प्रोसेस चलेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब ये कहाँ पर होता है? ये होता है, ये पूरा प्रोसेस लीवर में। कितनी इसको ग्लूकोज की आवश्यकता होती है? 1 किलो ग्लूकोज की आवश्यकता होती है केवल। ठीक है, साइटोसोल में होता है और सम प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो लीवर में आ रहे हैं, लीवर में साइटोसोल में है ही, लेकिन इसकी कुछ मात्रा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस है क्या। एक्चुअली हमारे पास है क्या, लैक्टिक एसिड या पायरुविक एसिड। ठीक, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि लैक्टिक एसिड से हमें क्या मिला, पायरुविक एसिड। इसमें क्या हुआ कि कुछ अमीनो एसिड्स मिले, कुछ ग्लिसरॉल्स मिले लिपिड से, ठीक है, और साथ के साथ 6 एटीपी के 6 मॉलिक्यूल्स इसके साथ ऐड हुए और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन मिला। ठीक है, मतलब ये सारी रिएक्शन हुई, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन मिलने के बाद अगेन जो 6 एटीपी थे ये कन्वर्ट हो गए 6 एटीपी में, एडिशन डाई में, मतलब डबल फॉस्फेट वाला जो है वो मिल गया ट्रिपल वाले से। ठीक, तो
अब यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ ये हुआ ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है जी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिल गया। अब ग्लूकोज यहाँ पर हमारा अगेन ग्लाइकोनियोजेनेसिस हुआ और यहाँ पे मिला हमें ग्लाइकोजन। क्या मिल गया, ग्लाइकोजन, और ये जाके लीवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है। ठीक, अब जो सेकंड ब्रांच है वो बना रही है डायरेक्ट ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज जो है वो जाके कहाँ मिल रहा है, ब्लड में, यानी कि ब्लड में पाया जाने वाला ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है और इस प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। occurs mainly in the liver to make glucose for the blood। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें या बायोमेडिकल जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो है कि जो ब्लड में हमारे ग्लूकोज मिला होता है वो इस प्रोसेस के फलस्वरूप मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, अब इम्पोर्टेंस देख लीजिए। ब्रेन, CNS, erythrocytes, testes and kidneys, medulla depend on glucose for continuous supply of energy। ठीक, यानी कि इतनी चीजों को ग्लूकोज की जो सप्लाई है वो किससे होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस से। यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके फलस्वरूप जिसकी वजह से ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एरिथ्रोसाइट्स, टेस्टीज और किडनीज को काम करने की जो एनर्जी है वो मिलती है। ठीक है, इससे ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस से। सेकंड देखते हैं, अंडर एन एरोबिक कंडीशन ग्लूकोज इज द ओनली सोर्स टू सप्लाई स्केलेटल मसल्स। अब अगर किसी वजह से जो हमारा रेस्पिरेशन है वो एनारोबिक टाइप का हो रहा है, ठीक है, यानी कि एयर की या ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम चल रहा है, तो ग्लूकोज इज द ओनली सोर्स। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वही एकमात्र सोर्स या एकमात्र स्रोत होता है किसको सप्लाई देने के लिए, स्केलेटल मसल्स के मूवमेंट के लिए। ठीक है, यानी कि अगर किसी वजह से ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पा रही है कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो जो हमारी बॉडी में मौजूद ग्लूकोज है वही हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये ग्लूकोज कैसे मिलता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू। ठीक है, चलिए थर्ड बॉक्स में आते हैं। occurs to meet the basal requirement of the body for glucose in fasting for even more than a day। तो जब हम फास्टिंग करते हैं यानी कि व्रत रखते हैं, ठीक है, खाना बिना खाए रह जाते हैं, तो एक या एक से अधिक दिन तक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है या बेस रिक्वायरमेंट है उसको हमारी बॉडी ग्लूकोज के द्वारा ही मेंटेन कर पाती है। इसका मतलब ये है कि हम जो जीवित रह पाते हैं उस टाइम में और अपनी डेली रूटीन के काम करते हैं या जो भी काम करते हैं उस टाइम पीरियड में, जबकि हम फास्ट पर हैं, तब हमारी बॉडी में मौजूद रहने वाला ग्लूकोज ही हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। यानी कि जैसे बैटरी होती है ना, लाइट चले जाने के बाद बैटरी हमको हमारी लाइट्स और पंखा ये सब चीजें चलाती है, उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन बाहर से नहीं मिल पा रही है तो हमारी बॉडी में स्टोर किया हुआ जो ग्लूकोज है वो हमारे को एनर्जी देता है, एनर्जी देने का काम करता है। चौथा बॉक्स देखते हैं, effectively clears certain metabolites produced in the tissues that accumulates in blood। तो ये जो है ब्लड में मौजूद, या ऐसे कह सकते हैं कि ब्लड में इकट्ठी होने वाली जो हार्मफुल चीजें हैं, चाहे वो कोई केमिकल है, कोई बैक्टीरिया है या कुछ भी है, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम भी किसके थ्रू होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा होता है। ठीक है,